सीधा मुद्दे पर आते हैं। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो समंदर जितना गहरा है, लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम 500 से भी ज्यादा अहम पॉलिटिकल फैक्ट्स को एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस सफर को शुरू करते हैं। अब देखिए, अक्सर हम अलग अलग वन लाइनर्स रटने बैठ जाते हैं, राइट? लेकिन उससे बात नहीं बनती। इसके बजाय हम भारत सरकार की पूरी संवैधानिक और राजनीतिक मशीनरी को लॉजिकली मैप करेंगे। रटना नहीं है, बस डॉट्स कनेक्ट करने हैं। दिमाग पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए हमने इस पूरी जानकारी को 5 बुनियादी पिलर्स में बांट दिया है। पहले संविधान की नींव, फिर मौलिक अधिकार और कर्तव्य, उसके बाद केंद्रीय कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका, और आखिर में चुनाव और पंचायती राज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, संविधान की नींव, जो हमारे भारतीय लोकतंत्र का असली आधार है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर 1950 में संविधान लागू होने तक का सफर बेहद दिलचस्प है। 1946 में कैबिनेट मिशन का आना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े संविधान को तैयार करने की एक बहुत ही बारीकी से बुनी गई कहानी है, जिसे BN राव जैसे सलाहकार और डॉक्टर BR अंबेडकर जैसे आर्किटेक्ट ने आकार दिया। अब हमारी इस रूल बुक की सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये है कि इसमें दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक शानदार मिक्स है। हमने एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य तो बनाया ही, साथ ही कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ले ली। इंग्लैंड से हमने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट पिक किया, और हमारी जो पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये सीधे तौर पर ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये सीधा जनता की पावर और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। संविधान हमें बहुत ही पावरफुल अधिकार देता है, जैसे अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारी स्वतंत्रता की गारंटी है। लेकिन एक कैच है, ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। संसद इन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकती है, और नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो राष्ट्रपति इन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसे 44वें संशोधन के जरिए हटा दिया गया था। इन अधिकारों को लेकर डॉक्टर BR अंबेडकर का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मतलब अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो यही वो पावर है जो आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देती है। लिटरली यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी अधिकारों को असल मायने में रियल बनाता है। अब जहां अधिकार हैं वहां जिम्मेदारियां भी तो होंगी। अनुच्छेद 51 के तहत हमारे 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शुरुआत में संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें बाद में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, ताकि हम नागरिकों को हमारी एक्टिव ड्यूटीज याद दिलाई जा सकें। बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, केंद्रीय कार्यपालिका। चलिए समझते हैं देश की लीडरशिप मशीनरी कैसे काम करती है। नंबर 35, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठने के लिए, यानी भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन दूसरी तरफ नंबर 25 को देखिए। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, बशर्ते यह है कि वो लोकसभा का चुनाव जीत कर आया हो। काफी बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। प्रधानमंत्री के बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है। वो समान लोगों में प्रथम, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं। वो पूरी मंत्रिपरिषद को लीड करते हैं, और ये पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जब तक लोकसभा में विश्वास है तभी तक पावर है। अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, संसद और न्यायपालिका, यानी जो कानून बनाते हैं और जो उन कानूनों की रक्षा करते हैं। इस टेबल को देखिए, ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों का एकदम क्लियर कंपैरिजन है। एक तरफ लोकसभा है, यानी निचला सदन, जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, मैक्सिमम 550 मेंबर्स और 5 साल का टर्म। दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी ऊपरी सदन, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं और इनका टर्म 6 साल का होता है। लोकसभा को अध्यक्ष यानी स्पीकर चलाते हैं, जबकि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हमेशा देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ने दुनिया को अपना खुद का एक यूनिक इनोवेशन भी दिया है? इसे शून्यकाल या जीरो आवर कहते हैं।
ये वो समय है जब सदस्य बिना किसी पहले से तय एजेंडे के बेहद जरूरी और तत्काल महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। और इन सब के ऊपर है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर। जुडिशियल सिस्टम के इस टॉप लेवल पर जो जज संविधान की रक्षा करते हैं, उनके लिए रिटायरमेंट की एक सख्त उम्र तय की गई है, और वो है 65 वर्ष। ये नियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, चुनाव और पंचायती राज। चलिए देखते हैं कि लोकतंत्र एकदम ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। इलेक्शन की बात करें तो 61वां संशोधन एक असली गेम चेंजर था। इसने क्या किया? इसने वोटिंग की लीगल उम्र को 21 साल से घटाकर सीधे 18 साल कर दिया। सोचिए, इस एक ऐतिहासिक कदम ने कितने सारे युवाओं को रातों रात लोकतंत्र में सीधे तौर पर भागीदार बना दिया। जमीनी लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो महात्मा गांधी का वो विजन याद आता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उनका साफ मानना था कि सच्चा राष्ट्रीय शासन ग्रामीण जमीनी स्तर से शुरू होना चाहिए। इसी विजन को साकार किया बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी इस 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के जरिए। देखिए कैसे ये स्ट्रक्चर काम करता है। एकदम बेस पर है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को गांव से लेकर जिले तक मजबूती से जोड़ता है। लेकिन इस सिस्टम को असली ताकत मिली 73वें और 74वें संशोधनों से। ये सच में ऐतिहासिक थे, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण पंचायती राज और शहरी नगर परिषदों को परमानेंट संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दे दी। और हाँ, संविधान का अनुच्छेद 40 भी तो राज्यों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का सीधा निर्देश देता है। तो अब जब हमने इस विशाल लोकतांत्रिक मशीनरी को समझ लिया है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। अनुच्छेद 368 संसद को इस पूरी रूल बुक में बदलाव करने की पावर तो देता है, लेकिन क्या यह मूलभूत संविधान कल के समाज की एकदम नई और अनजानी चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल पाएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की इस खास चर्चा को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और अपने लोकतंत्र को ऐसे ही करीब से समझते रहिए।